नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही दिलचस्प जो टॉपिक है वो लेकर आपके सामने आए हैं। और इस क्लास में हम हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने एक छोटे से राज्य को साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए जो प्रयास किए, जो कार्य किए, जिस पर आगे चल के मौर्यों ने और उसके बाद गुप्तों ने एक महान साम्राज्य की स्थापना की। तो ये जो राजा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिंबिसार जिसका शासन का इसका जन्म 558 ईसा पूर्व और मृत्यु 491 ईसा पूर्व में इसकी हुई थी। इसका एक नाम जो है वो चैन ग्रंथ में, एक नाम श्रेणी भी मिलता है, तो कहीं कहीं इसे सोनिये बिंबिसार के रूप में भी इसका वर्णन किया गया है। इसके प्रारंभिक अगर जीवन के बारे में बात की जाए तो इसके पहले जो राजा थे, मतलब ये जो थे वो भाटिया के पुत्र थे। अब थोड़ा सा आप इसको समझेंगे। जब हम आपको पढ़ा रहे थे बृहदत्त वंश के बारे में, तो हमने वहां देखा था कि बृहदत्त वंश का जो शासक था लास्ट रिपुंजय, उसकी हत्या करके कुलिक ने अपने पुत्र प्रद्योत को शासक बनाया। उसके बाद प्रद्योत वंश चलता है, लेकिन अवंती का जो प्रद्योत वंश है वो और वो प्रद्योत वंश, दोनों को मिलाना, एक ही कहना, ये अभी जायज नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो प्रमाण हैं वो उसमें भिन्नता देखने को मिलता है, वो मैच नहीं करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इतिहास में जो टाइमलाइन है और जो स्रोत हैं उन्हीं का महत्व होता है और उसी के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, वरना वो इतिहास नहीं बल्कि साहित्य हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि हर्यक वंश और बृहदत्त वंश के बीच भी एक वंश था जिसको प्रद्योत वंश के रूप में जाना जाता है। अब उसका शासन क्या था? क्या वो अवंती के प्रद्योत वंश का ही एक धाड़ा था? तो इसके बारे में अभी थोड़ा जो रिसर्च है वो पूरा नहीं हुआ है अच्छे से, इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी हम ये बात करेंगे कि ये जो बिंबिसार होते हैं उनके पिता का नाम भाटिया है और ये एक ग्रुप के हेड होते हैं, मतलब जो कबीला था उसका ये हेड होते हैं। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, तो आपको बताया था कि अंग जो कि भागलपुर का जो कुछ क्षेत्र है और दरभंगा वाला क्षेत्र वो पड़ता है आज का, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। तो हमने वहां देखा था कि प्रारंभिक जो अंग वंश के जो शासक थे उन्होंने मगध के शासकों को भी पराजित किया था और हमने वहीं ये चीज का भी जिक्र किया था कि बाद में जब बिंबिसार राजा बनता है तो वो मगध को भी उनसे पुनः लेता है और बाद में अंग को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है।
उस समय अंग के जो राजा थे उनका नाम ब्रह्मदत्त था और उन्होंने मगध के जो शासक थे उनको भी पराजित किया था। और उस समय शायद यही जो भाटिया थे उनका जिक्र आया है, क्योंकि जब भाटिया का पुत्र बिंबिसार 15 वर्ष की उम्र में बिंबिसार जो है वो राजा बनता है और राजा बनने के बाद इसका जो दो मेन टारगेट होता है, वो पहला टारगेट होता है अपने पिता के शत्रुओं से बदला लेना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो सबसे पहले जैसे ही ये बिंबिसार राजा बनता है, वो सर्वप्रथम उसका जो कार्य होता है वो अंग पर आक्रमण का होता है। वो अंग पर आक्रमण करता है, अंग को पराजित करता है और उसके राजा ब्रह्मदत्त की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद वहां अंग की राजधानी जो चंपा है वहां अपने पुत्र कुनिक को वहां का गवर्नर नियुक्त करता है। कुनिक को अंग की राजधानी चंपा का गवर्नर नियुक्त कर देता है। अब हमने आपको पिछले क्लास में इसके बारे में भी बताया था कि ये वही कुनिक था जो बाद में अजात शत्रु के नाम से जाना गया और जिसके दरबार में सिंधु सौवीर के शासक उदयन ने शरण ली थी। और ये वही सिंधु सौवीर का शासक था जिसने चंड प्रद्योत को हराया था और उसके ललाट पे एक दासी का पति लिख दिया था। और वो ये इसलिए हुआ था क्योंकि भगवान महावीर का जो चंदन का जो मूर्ति था वो उसकी राजधानी बिटिहर से चोरी हो गई थी, जिसका आरोप अंग के शासक चंड प्रद्योत पे लगा था। तो इसके बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो वहां जाकर आप पूरा डिटेल देख लेना। अब जब वो पूरब की तरफ जब वो आप ध्यान देंगे अगर मगध का, ठीक है, तो मगध का जो हम आपको मानचित्र जो बताए थे तो उसमें इधर दक्षिण की तरफ विंध्य पर्वतमाला पड़ रहा था, उत्तर की ओर काशी जो कि प्रसोनजित से मिला था, कौशल से ये मिला था। इधर पूरब में ये अंग था जिसकी राजधानी चंपा थी। और ये पश्चिम में आप कह सकते हैं कि वो वत्स का एरिया पड़ता था, वत्स नरेश उदयन। और ये तीन तरफ से जल मार्गों से घिरा हुआ था और एक तरफ से पर्वतमाला से घिरा हुआ था, जिसके कारण हमने आपको ये भी बताया था कि मगध इज इक्वल टू इंडिया। जिस प्रकार से मगध तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र था और एक तरफ पर्वतमाला उसकी अवैध सुरक्षा करती थी, उसी प्रकार से भारत भी तीन तरफ समुद्र से और एक तरफ हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तो हम इस मगध को उस समय बिंबिसार का जो मगध था उसको हम पेंसुलर मगध भी कह सकते हैं। तो अंग को जीतकर इसने क्या किया कि अंग की राजधानी जो चंपा थी उस पर अपना अधिकार कर लिया,
क्योंकि इसका जो शासक ब्रह्मदत्त था उसने इसके पिता को हराया था, तो उसने अपने पिता का बदला लिया। तो दूसरी तरफ विंध्य पर्वतमाला जो था वो इसका सुरक्षा कवच बना हुआ था, इधर से अटैक हो नहीं सकता था। अब बाकी बचा ये दो क्षेत्र, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि इधर जो है वो गंगा नदी और इधर जो है वो सोन नदी, ठीक है ना, से ये क्या था, प्रोटेक्टेड था, इसकी सीमाएं लगती थी। इस नदी के बाद ये जो क्षेत्र थे वो पड़ते थे। तो एक प्रकार से कहने का मतलब ये है कि इसने अपनी सीमा को सुरक्षित करने का कार्य किया शुरुआत में। फिर बिंबिसार ने ये जो राजगीर है उसको अपनी नई राजधानी बनाई। इससे पहले जो राजधानी था वो राजगृह हुआ करता था। अब जो नया राजधानी राजगीर बना ये भी राजगृह के आसपास का ही क्षेत्र था, जो राजगीर आज हम देख रहे हैं। तो पहले राजधानी राजगृह या गिरिब्रज हुआ करती थी, बाद में राजगीर जो है वहां राजधानी का निर्माण करवाया। कौन? तो ये बिंबिसार ने। और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसके बाद जो पाटलिपुत्रा राजधानी है उसका भी निर्माण बिंबिसार ने ही करवाया। बाद में अजातशत्रु ने उसका किलाबंदी करवाया और उदयन ने उसे अपने राजधानी के रूप में स्वीकार किया। तो एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि मगध साम्राज्य का जो नींव है उस नींव को बनाने में बिंबिसार ने अपने शुरुआती वर्ष से ही इस नींव को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अब जब इधर अंग से वो निश्चिंत हो गया, अंग को जीत लिया, वहां अपना जो पुत्र पुनिक है उसको वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया, और बाकी जो कहानी है इसके बारे में आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो पिछला वीडियो में जाके देखिए। अब उसने क्या किया कि उसके आसपास और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो कि शक्ति में उसके बराबर थे। इसलिए बिंबिसार ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए वैवाहिक संबंध स्थापित किया वैसे राज्यों के साथ जो कि उसके प्रतिस्पर्धी थे। और हमने इसके बारे में बताया है कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां राजा जो है अपने वैवाहिक संबंध से अपने राज्य को विस्तृत करने का या राज्य को सुरक्षित करने का प्रयास करता रहा है बाद में, ठीक है। चाहे आप अकबर के समय आए या आप फ्रांस की जो क्रांति पढ़ते हैं तो वहां लुई 16वां की बात हो, जिसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहां सबसे पहले कहता है कि कौशल, इसके बगल में जो राज्य था कौशल, तो कौशल की जो रानी थी, मतलब कौशल में ये कौशला देवी, कौशल की कौशला देवी से ये अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। इस कौशला देवी को भद्राश्री भी इसका एक नाम है। ये कौशला देवी जो थी वो महाकौशल की पुत्री और राजा प्रसूनजित की बहन थी। ये वही राजा प्रसूनजित हैं जो भगवान बुद्ध के बड़े अनुयायी थे और भगवान बुद्ध का हमेशा यहाँ आना जाना लगा रहता था। तो इस प्रकार जब इसने कौशल देवी से वो शादी किया तो कौशल देवी से शादी करने का इसको फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? तो फायदा ये हुआ कि काफी जो है उसको दहेज में दिया गया। आज जो हम लोग कहते हैं दहेज प्रथा खराब है, अच्छा है, अलग अलग लोग का अलग अलग विचार है, लेकिन ये उस समय भी कार्य कर रहा था। और जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि ये जो गोवा है
गोवा भी इंग्लैंड को दहेज स्वरूप मिला था। अब किसने गोवा को दहेज स्वरूप दिया? ब्रिटिश लोगों को, फ्रांसीसी लोग, पुर्तगालियों का यहां पे वो ये था, शासन था। तो किसने दहेज दिया, किसको दहेज दिया, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमको बताना। तो यहां हम देखते हैं कि काशी जो है वो दहेज में मिला, और ये जो काशी था वो बड़ा समृद्ध प्रदेश हुआ करता था, और इस काशी से उस समय 1 लाख राजस्व आता था। एक तो 1 लाख राजस्व आता था, और दूसरा जो पश्चिमी सीमा है इधर, इस यहां पे पड़ता था क्वेश्चन, और यहां काशी, उत्तर पश्चिम सीमा एक प्रकार से कह सकते हैं। तो उस सीमा की सुरक्षा की गारंटी इसको मिली। जिस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में हमेशा जो अटैक होता है, आक्रमण होता है, वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से ही होता था, क्योंकि बहुत सारे दर्रे बने हुए थे और उसी दर्रे को पार करके भारत पर आक्रमण किया जाता था। इसी प्रकार से काशी जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो एक प्रकार से इसने अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए बिंबिसार को एक रक्षा कवच जो है वो मिल जाता है, और साथ ही ये समृद्ध प्रदेश होने के कारण इसे बहुत ज्यादा राजस्व जो है वहां से आने लगता है। इसके साथ ही एक और बात यह था कि ये जो काशी था वो गंगा के किनारे बसा हुआ था, इसलिए ये एक व्यापारिक केंद्र के रूप में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। मतलब जल मार्ग के रूप में भी ये कार्य करता था, और इस पर नियंत्रण हो जाने के कारण मगध का जो वाणिज्य और व्यापार है उसमें और ज्यादा प्रगति हुआ। तो हम यहां अब देखते हैं कि कौशला देवी से इन्होंने शादी क्यों किया। अब आप बात समझ गए होंगे। अब कहता है कि एक कहीं कहीं पे क्षेमा और कहीं कहीं पे खेमा भी आता है लिखा हुआ। ये जो थी वो पंजाब के मध्य नरेश की पुत्री थी। इसके साथ ही बिंबिसार ने शादी किया, और ये जो क्षेमा थी बाद में चल के बौद्ध धर्म का ये समर्थक बन जाती है। भगवान बुद्ध से ये बहुत प्रभावित होती हैं, और भगवान बुद्ध से प्रभावित होने के कारण बिंबिसार का भी भगवान बुद्ध के प्रति जो स्नेह है, जो लगाव है, वो बढ़ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार जो है वो भगवान बुद्ध को अपने आनंद जो पार्क है या उद्यान है वहां पे वो घुमाने लाते हैं, और वहां जो बेलू वन है वो बेलू वन भगवान बुद्ध और उनके जो अनुयायी हैं उनको ये दान कर देते हैं कि भैया आपको जब भी मन होगा आप यहाँ आइए, रहिए, मतलब ये आपका है। तो इसको ध्यान में रखना है। तीसरी जो रानी थी जिसका नाम चेलना था, और ये जो उस समय बज्जी संघ हुआ करता था, और उसमें जो एक महत्वपूर्ण संघ था वैशाली, तो वैशाली के राजा चेटक जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे, उनकी पुत्री चेलना से इनका विवाह होता है। और इसके पीछे हमने आपको कारण बताया था कि उस समय ये जो बज्जी संघ था वो बड़ा महत्वपूर्ण था, बड़ा ताकतवर था, जिसके कारण बिंबिसार ने इनके साथ अपने संबंध को सुधारना ही अच्छा समझा।
ये जो राजा चेतक थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, जिसके बारे में हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि राजा चेतक जो थे वो भगवान महावीर के मामा जी लगते थे, मतलब माँ के भाई लगते थे। इसलिए भगवान महावीर से प्रभावित होकर इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ये वही रानी चेलना है जिनसे बिंबिसार को दो पुत्र हल और बेहल हुआ था। और ऐसा भी वर्णन आता है कि जिस समय अजातशत्रु राजा बन रहा था उस समय बेहल जो था वो अंग प्रदेश का गवर्नर था। कुछ जो जैन स्रोत हैं वो ये भी बताते हैं कि जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर लिया तो ये जो चेलना थी वही बिंबिसार की सेवा पानी करती थी। तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि ये जो कौशला देवी है वो बिंबिसार की देखभाल करती थी, और जब बिंबिसार मर जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो वो भी उनके वियोग में वो मर जाते हैं। थोड़ा सा यहां आप और इस चीज को ध्यान देंगे कि जो जैन ग्रंथ है और जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें अलग अलग विचार हैं बिंबिसार के मृत्यु के। जो बौद्ध ग्रंथ विनय पीटक है उसमें अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा माना गया है। यही जो बौद्ध ग्रंथ है उसी में ये बात आता है कि बिंबिसार जब वो कैद था तो उस समय कौशला देवी जो थी वो उसकी सेवा किया करती थी, और बाद में जब बिंबिसार मरा तो वो भी उसके वियोग में मर गई। बौद्ध ग्रंथ ये भी बताते हैं कि ये जो बिंबिसार था उसी का पुत्र अजातशत्रु था जो कि कौशला देवी का ही पुत्र था। और जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो ये भी बताते हैं कि बिंबिसार से उसका जो पुत्र अजातशत्रु है वो नफरत करने लगा था। एक बौद्ध जो व्यक्ति है जिसका नाम देवदत्त है उसके प्रभाव में आकर, ये देवदत्त जो है वो भगवान बुद्ध का चचेरा भाई है, और ये राज्य में कोई बड़ा पद चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि जब तक बिंबिसार जिंदा है तब तक उसको ये चीज नहीं मिलेगा। इसलिए वो अजातशत्रु का कान भरना शुरू करता है, और जिसके प्रभाव में आकर अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। ऐसा बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो मानते हैं। तो दूसरी तरफ जो जैन ग्रंथ है आवश्यक सूत्र, उसमें अजातशत्रु को पितृहंता नहीं माना गया है। इस जैन ग्रंथ में रानी चेलना के बारे में वर्णन है कि जब वो बिंबिसार को कैद कर लिया गया था तो रानी चेलना ही उनकी देखभाल कर रही थी। तो कुछ बुक हैं वहां पे वासवी का जिक्र आता है। अब ये वासवी जो है वो कौन सी रानी है, चिलना का ही दूसरा नाम रानी है या कौशला देवी का दूसरा नाम वासवी है, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। ये जो जैन ग्रंथ हैं वो ये बताते हैं कि जब
बिंबिसार ने जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लिया, लेकिन बाद में जब उसको ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं, हमने ये गलत किया है, और ये जो चेलना है जो कि राजा बिंबिसार की सेवा करती थी, जब उसने बताया कि उसे ही उपराजा बनाया गया है, उसे ही अपना उत्तराधिकारी जो है पहले ही घोषित कर चुके हैं बिंबिसार, तो अजातशत्रु को अपनी गलतियों का वो पश्चाताप होता है और वो लोहा का गदा लेकर जहां बिंबिसार कैद था उसकी तरफ चलता है ताकि अपने पिता को बेड़ियों से मुक्त किया जाए। लेकिन जैसे ही उसका पिता ऐसा देखता है तो वो जहर खा लेता है। तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका कहना ऐसा है कि आखिर उसका जो पिता था उसके अंदर इतना भय क्यों था कि उसको लगा कि भाई उसका जो बेटा आ रहा है वो उसको मारेगा। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो बिंबिसार और अजातशत्रु के बीच जो संबंध था वो ठीक नहीं था। लेकिन ये जो जैन ग्रंथ है वो अजातशत्रु को पितृहंता नहीं बताता है। जैन ग्रंथ में ये भी वर्णन है कि ये जो बिंबिसार हैं वो उनको अभी नरक लोक में वो हैं, और चूंकि सिद्धार्थ से नजदीकी होने के कारण उनको 24वें तीर्थकर में से पहला माना गया है। और ऐसा भी वहां वर्णन है कि अगले जन्म में महापद्मनन के रूप में वो जन्म लेंगे, पहले तीर्थकर के रूप में। तो खैर ये जो अलग अलग उस समय के जानकारी के जो मेन दो स्रोत हैं, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, उसमें अलग अलग जो है वो वर्णन मिलता है। और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको अभी कंफर्म किया जाना जो है वो बाकी है। हाँ, हम लोग जो है इन्हीं दोनों ग्रंथों को आधार मानकर बिंबिसार का या हर्यक वंश का जो इतिहास है उसको पढ़ते हैं। अब कहता है कि एक और जो पत्नी है वो है आम्रपाली। ये आम्रपाली जो है वो लिच्छवी राज्य नृतांगना है। इसके बारे में भी हमने आपको पहले वीडियो में बताया है। आम्रपाली के बारे में ये बहुत सुंदर थी, नगर वधू थी लिच्छवियों की, और इसको लगता था कि हमारे साथ ज्यादती हुआ है। जब बिंबिसार को इसकी सौंदर्यता रूप के बारे में पता चला तो ये उससे बहुत प्रभावित होता है और उसको वहां से ले लाता है। लिच्छवी के साथ युद्ध करके वो वहां से उसको ले लाता है और उससे इसका प्रेम संबंध जो है वो स्थापित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसी प्रेम संबंध के से उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि जीवक के नाम से जाना जाता है। ये वही जीवक है जो बिंबिसार का राजनद है। ये वही जीवक है जिसे बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के सेवा में भेंट किया है। ये वही जीवक है जो राजा चंड प्रद्योत को पांडु रोग से मुक्ति दिलवाता है। शुरुआत में ये जो जीवक है जब वो जन्म लेता है और उसको अपने पिता का कोई नाम नहीं मिलता है, क्योंकि आम्रपाली से इन्होंने प्रेम संबंध किया, शारीरिक संबंध भी बनाया, लेकिन उसको उससे शादी नहीं किया। तो जब ये जीवक जन्म लेता है तो इसको बड़ा अंदर से इसको घृणा होता है अपने जीवन से। लेकिन उस समय के जो कुछ लोग थे वो उसको तक्षशिला भेज देते हैं
और तक्षशिला में जाकर वो आयुर्वेद का बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। ये वही जीवन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो 4 रानियां हैं उनसे बिंबिसार का सीधा सीधा संबंध जोड़ा जाता है। इसके अलावा जो महावंग है उसमें बिंबिसार के 500 पत्नियों का जिक्र आता है कि बिंबिसार ने करीब 500 जो शादियां थी वो की थी, और उसमें वही एक जो वासवी है उसका भी नाम आता है। महावंग ही बताता है कि 15 वर्ष की आयु में जो बिंबिसार है वो मगध का शासक बनता है और मगध का शासक बनने के बाद अंग को पराजित करता है, वैवाहिक संबंध से अपना जो राज्य है उसको सुदृढ़ करता है और कहता है कि वही अंगराज ब्रह्मदत्त की हत्या कर देता है। ब्रह्मदत्त के बारे में हमने आपको बताया। अश्वघोष का जो हर्षचरित है उसमें हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार को ही माना गया है कि हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। ऐसा माना जाता है कि जो अवंती है, अवंती के साथ स्टार्टिंग में तो जो बिंबिसार है वो ये प्रयास करता है कि अवंती को जीत लिया जाए। अवंती के साथ युद्ध भी होता है, लेकिन जो दोनों का जो सैन्य बल है वो करीब करीब बराबर होता है, जिसके कारण न तो प्रद्योत और न ही बिंबिसार एक दूसरे को जीत पाते हैं। इसलिए अब बिंबिसार को लगता है कि अवंती के साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। एक प्रकार से जो अवंती के राजा चंड प्रद्योत थे वो बिंबिसार के साढ़ू भी लगते थे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि राजा चेटक की एक पुत्री जो थी उनका शादी भी अवंती नरेश चंड प्रद्योत के साथ हुआ था। और ये वही चंड प्रद्योत है जब बाद में बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा कर दी जाती है तो ये जो चंड प्रद्योत है बहुत नाराज होता है और बिंबिसार और अजातशत्रु पर आक्रमण करने की भी तैयारी करता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो अवंती है उसका राजा जो चंड प्रद्योत है उसके साथ बिंबिसार मैत्री संबंध स्थापित कर लेता है और बाद में जब वो पांडु रोग से ग्रसित हो जाता है तो अपना जो राजवैद्य है जीव उसको भी उसके उपचार के लिए भेजता है। तो दूसरी तरफ गंधार के जो शासक हैं उनके साथ भी ये मित्रता कर लेता है। खास करके उस समय गंधार के जो शासक थे उनका नाम था पुष्कर सरीन। तो गंधार नरेश पुष्कर सरीन के साथ अजातशत्रु बिंबिसार जो है वो मैत्री संबंध स्थापित कर लेता है। इसके पीछे एक और कारण माना जाता है, इसके पीछे एक और कारण माना जाता है कि अवंती ने भी गंधार पर आक्रमण किया था, लेकिन वो गंधार को जीत नहीं पाया था और उसको वापस लौटना पड़ा था। उस समय गंधार के जो शासक थे वो हमने आपको बताया था कि अर्जुनायन नामक जो कुछ जनजातीय लोग थे उनके साथ युद्ध कर रहा था, जिसके कारण ये जो प्रद्योत है वो बच गया था। इसके साथ हमने जो सिंधु सौबीर का जो उद्यन बताया था वो भी शायद इसी गंधार
महाजनपद का एक हिस्सा जो था सिंधु सौबीर, वहां का जो शासक था। जैसे अभी हम क्या देख रहे हैं कि भाई मगध को मिला लिया, मगध ने मिला लिया अंग को और चंपा उसका हो गया। तो इसी प्रकार से, और वहां अपना पुत्र जो कुनिक है उसको राजा बना दिया। तो इसी प्रकार वहां का जो शासक था, इसके बारे में हमने आपको बताया कि उसने चंड प्रद्योत को हराया भी था, बाद में बंदी भी बना लिया था, बाद में उसको छोड़ दिया था। और ये वही उद्यन है जो कि कुनिक के दरबार में आकर, मतलब जैन धर्म से वो प्रभावित हो गए थे। और चूंकि उनका भी जो शादी है वो चेटक की बेटी से उनका भी शादी हुआ था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सिंधु सौबीर का राजा उदयन, बिंबिसार और चंड प्रद्योत एक दूसरे के साढ़ू थे। और उदयन बाद में जैन धर्म से प्रभावित होकर उसने जैन धर्म अपना लिया। राजपाट जो है वो अपनी बहन का जो भाई है, बहन का जो वो चचेरा पुत्र ये है, मतलब बहन का जो चचेरा भाई पुत्र उत्र है, उसको वो बहन के पुत्र को गद्दी वो दे देता है, अपना पुत्र को गद्दी नहीं देता है, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में पढ़े हैं। आप वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हैं, गंधार वाला में वो आपको पढ़ाए होंगे। अब ये सारे के सारे लोग जो थे वो जैन धर्म से इसलिए प्रभावित थे क्योंकि जो राजा चेटक थे वो खुद भगवान महावीर के मामा जी थे। और बाद में जो रानी चेलना थी वो एक प्रकार से भगवान महावीर के ममेरी बहन थी, मतलब मामा की लड़की थी। और उनके ऊपर भी जैन धर्म का बहुत प्रभाव था। और उसी प्रभाव के कारण बिंबिसार भी जैन धर्म की ओर बढ़ने लगा। और ऐसा माना जाता है कि चेलना के प्रभाव से बिंबिसार ने जैन धर्म अपना लिया। तो ये जो अवंती और गंधार के शासक थे, इनके साथ बिंबिसार ने मैत्री संबंध स्थापित किया। अब यहां देखिए, यहां एक अलग कंसेप्ट चल रहा है। पूरा वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि दोस्त का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन दुश्मन। लेकिन यहां तो ये दोनों के बीच दुश्मनी है, अवंती और गंधार के बीच दुश्मनी है। लेकिन बिंबिसार का अवंती के साथ भी दोस्ती है, इसके साथ तो वैवाहिक संबंध है, और गंधार के साथ भी दोस्ती है। शायद ऐसा बिंबिसार ने अवंती के बढ़ते हुए प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए किया, क्योंकि अवंती को कौन हराया था? तो गंधार ने। तो इसलिए गंधार के शासक उस समय जो पुष्कर सरिन थे वो भी बिंबिसार के बहुत अच्छे दोस्त थे। और ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार के प्रभाव के कारण ही अवंती और गंधार में भी सुलह हो गया था, दोस्ती हो गया था। ये जो गंधार का ये जो प्रांत था जिसके शासक पुष्कर सरिन थे, उन्होंने अपने दूत को भी बिंबिसार के दरबार में भेजा था। तो इससे हमें बिंबिसार का जो कूटनीति है उसको समझने में आसानी होता है कि उस समय बिंबिसार एक सफल कूटनीतिज्ञ या सफल राजनीतिज्ञ की तरह अपने शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा था। महावज्ञ जो है वो ये बताता है कि बिंबिसार का जो क्षेत्र था उसमें करीब 80,000 गांव थे और 27,000 वर्ग मील का जो क्षेत्र था उसके ऊपर इनका नियंत्रण था। जब अंग प्रदेश को ये जीतते हैं तो अंग प्रदेश का जो गवर्नर है उसको
कुनिक को बनाया जाता है। ये कुनिक बाद में चल के अजात शत्रु बनता है, मतलब अपने पुत्र को वहां का गवर्नर बनाता है। और इसके पीछे एक और जो कारण है वो ये है कि चूंकि ये जो अंग था वो भी हमने देखा कि ये नदी, जो सोन नदी उसके किनारे ये था, इसलिए और इसके साथ साथ ये व्यापारिक जो मार्ग है वहां ये पड़ता था, इसलिए बिंबिसार अजात शत्रु को वहां रहकर ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन व्यवस्था है, वाणिज्य व्यापार है, उसको समझने के लिए इसने उसको वहां का गवर्नर बनाया था। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार के पास घुड़सवार सेना, हाथी सेना, पैदल सेना, ये जो पारंपरिक सेना थे वो तो थे ही, साथ ही इसने अपने लिए एक नौसेना भी तैयार किया था। तो आप इस प्रकार देखते हैं कि जो बिंबिसार था वो बहुत दूरदर्शी था, बहुत दूर का ये देखता था। अब एक वर्णन आता है कि जो बिंबिसार है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, शासन व्यवस्था था, तो शासन व्यवस्था जो था वो उसका हेड, चूंकि राजतंत्र था तो शासन व्यवस्था का हेड राजा ही होता था, राजा ही अंतिम निर्णय लेता था, राजा ही न्यायाधीश था, राजा ही कार्यपालिका था, न्यायपालिका था, विधायिका था, जो कहिए राजा ही होता था राजतंत्र में। लेकिन फिर भी इसने एक उपराजा बनाया था, और ये उपराजा कहता है कि बिंबिसार का पुत्र दर्शक था। अब ये दर्शक कौन है, इसमें कंफ्यूजन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चंपा, अंग की राजधानी जो चंपा थी, उसको जब बिंबिसार ने जीता तो अजात शत्रु को कुनिक जो है उसको वहां का गवर्नर बनाया। लेकिन फिर बाद में ये वर्णन आता है कि जिस समय अजात शत्रु राजा बना उस समय बेहल जो था वो चंपा का गवर्नर था, और उसने अजातशत्रु के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और फिर बाद में वो भाग के अपने नाना चेटक के पास चला गया। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद शुरुआत में अजातशत्रु ने कुनिक को राजा बनाया हो, उपराजा बनाया हो, लेकिन बाद में उसने बेहल को उपराजा बना दिया हो, जिसके कारण जो ब्रह्मदत्त है, जो देवदत्त है, उसको ये मौका मिला कि वो अजातशत्रु को अपने पिता बिंबिसार के प्रति उकसाए, भड़काए। जैसा कि जब हम बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसके समय अंग का जो गवर्नर है वो कौन था और किस प्रकार से ये सारा कुछ जो है घटनाक्रम वो घटता है। तो खैर, अब ये जो पुत्र दर्शक है या तो बिंबिसार था या फिर या तो अजातशत्रु था, या स्टार्टिंग में तो अजातशत्रु को बनाया गया था और फिर अजातशत्रु के टाइम में हम देखते हैं कि बेहल को बनाया गया था। तो ये दर्शक या तो नाम अजातशत्रु का है या नाम बेहल का है। बेहल कौन है आपको पता है, रानी चेलना का पुत्र, राजा चेटक का नाती। अब हम देख लेते हैं कि जो मांडलिक राजा होते थे वो सामंत वंशी होते थे। सामंत शाही व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं। सामंत राजा के बड़े बड़े सामंत होते थे। राजा जो है अलग एक क्षेत्र जो है उनको दे देता था कि लो यहाँ का शासन व्यवस्था तुम देखो, सेना तुम ही को रखना है, जब हमको जरूरत पड़ेगा तब सेना लेके हमारे पास आना है, और बदले में हमको कुछ जो कर है वो तुमको लगातार देते रहना है। तो इस प्रकार से जो मांडलिक राजा थे वो सामंत वंशी एक प्रकार के होते थे। सेनापति जो था वो सेना का प्रमुख व्यक्ति होता था, और
ये जो सेनापति का ये जो पद था वो खास करके अनुभवी और जो राजभक्त लोग होते थे उनको दिया जाता था। सेना नायक महामात्र जो थे वो सेनापति से नीचे के पद से, और ये भी सेना का एक बड़ा अधिकारी होता था। व्यवहारिक महामात्र जो है वो न्यायाधीश का काम करता था, और ग्राम भोजक जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव का मुखिया होता था। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि बिंबिसार के शासन काल में जो न्याय पद्धति था उसका भी ख्याल रखा जाता था, और अगर नियम और कानून को अगर कोई तोड़ता था तो उसके लिए लोहे से दागना, कोड़ा मारना, जीभ काटना, फांसी देना, इन सारे सजाओं का प्रावधान था। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता था तो उसे राज्य की तरफ से पारितोषिक भी दिया जाता था, मतलब उपहार भी दिया जाता था। यहां जो विनय नियम है उसमें बिंबिसार का बुद्ध के ऊपर भी जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है, क्योंकि विनय नियम में बुद्ध के जो विचार हैं उससे प्रभावित होकर भगवान बुद्ध ने कुछ नियम बनाए थे। वो क्या नियम था? तो ये नियम था कि अगर कोई चोर है या अगर कोई राज्य का कैदी है, कैद तोड़कर कोई भागा हुआ व्यक्ति है, तो उसे भिक्षु नहीं बनाया जा सकता है, उसको जो है इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो भी नियम थे वो बिंबिसार के सलाह के कारण भगवान बुद्ध ने बनाए थे। इस प्रकार और भी कई एक ऐसे बिंबिसार के विचार थे जिस पर भगवान बुद्ध, मतलब भगवान बुद्ध जो थे उनके विचारों से प्रभावित नजर आते हैं। तो कई एक और ऐसे विचार थे, लेकिन मेन ये जो विचार है आप उसको ध्यान रखें। विनय नियम। एच.सी. राय चौधरी जो हैं वो ये बताते हैं कि हरेक वंश की श्रेष्ठ शक्ति संपन्नता मगध को बिंबिसार ने ही दी। कि भाई हरेक वंश जो इतना बाद में चलकर अजातशत्रु के समय ये और मजबूत हो जाता है, उसके बाद उदयन, तो हर्यक वंश को जो इतना पावर मिला था, ये जो शक्ति संपन्नता मिला था, उसका जो वास्तविक श्रेय है वो बिंबिसार को ही दिया जाता है। बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम जो साम्राज्य है उसकी अवधारणा को पटल पर उतारा था। बिंबिसार ही वो व्यक्ति था जिसने एक छोटे से जनपद को महाजनपद और महाजनपद से उसको साम्राज्य के रूप में परिवर्तित किया। जैसा कि हमने देखा कि बिंबिसार के जो पिता थे भाटिया, उसके काल में मगध भी एक समय अंग का हिस्सा बन गया था, अंग ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में बिंबिसार ने सिर्फ मगध को ही अंग से मुक्त नहीं करवाया, बल्कि उस अंग को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार हमने बिंबिसार की जो उपलब्धियां थी उसको देखा, और ऐसा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा जो आपके हिस्ट्री मित्र हैं, इतिहास मित्र हैं, जिनको इतिहास विषय में रुचि है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, किसी स्टैंडर्ड के एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप इन्हें इस वीडियो को उनके पास शेयर करिए। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद।